हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया दिन हो या रात हो समान रूप से होती है। तो ये प्रीवियस कंसेप्ट था रेस्पिरेशन को लेकर, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि लाइट जो है वो रेस्पिरेशन को प्रभावित करती है और लाइट की उपस्थिति में रेस्पिरेशन का जो रेट है वो 3 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो रीसेंट स्टडीज़ क्या कह रही है? लाइट अफेक्ट्स रेस्पिरेशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेट इंक्रीजेस 3 to 5 टाइम्स। इसने फिजियोलॉजी में एक नए चैप्टर को शामिल किया जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का आइडिया जेपी डेकर को 1900 में आया था, जब उन्होंने पत्तियों को काला पड़ते हुए देखा और उन्होंने नोटिस किया कि इसमें कोई अलग प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद जो टर्म है वो क्रुत्कोव नामक वैज्ञानिक ने 1963 में दिया था और उससे पता चला कि फोटो रेस्पिरेशन पौधों में पाया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा जो है यहाँ लिखी है मैंने, द रिलीज ऑफ CO2 इन रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। CO2 का श्वसन के दौरान लाइट की प्रेजेंस में निकलना प्रकाशीय श्वसन कहलाता है। तो एक और परिभाषा है इसकी समझने के लिए, द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि साइट क्या है? फोटो रेस्पिरेशन पौधों में कहाँ होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन की जो साइट है वो है ऑल ग्रीन सेल्स। जितनी भी हरी कोशिकाएं होती हैं तो उन सभी कोशिकाओं में जो एरोबिक कंडीशंस के दौरान फोटो रेस्पिरेशन होता है। और एक चीज़ और नोटिस की गई और वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन में इंटर ऑर्गेनेल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये क्या है इंटर ऑर्गेनेल रिलेशनशिप? इसको समझते हैं। देखो, सेल में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और अगर कोई प्रक्रिया में 2 से 3 या अधिक कोशिकांग भाग ले रहे हों तो उसको बोलते हैं इंटर ऑर्गेनेल रिलेशनशिप। फोटो रेस्पिरेशन में ये नोटिस किया गया कि यहाँ पर 3 ऑर्गेनेल कोशिकांग भाग लेते हैं। कौन कौन से कोशिकांग हैं? पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसलिए क्योंकि जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसी में फोटो रेस्पिरेशन भी देखा गया। इससे क्या साबित होता है कि साइट है क्लोरोप्लास्ट। तो पहला तो हरी कोशिकाएं तभी होंगी जब उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और फोटोसिंथेसिस है तभी फोटो रेस्पिरेशन देखा गया, तो इसलिए साबित हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनेल क्लियर, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो ऑर्गेनेल है जो इसमें प्रक्रिया में भाग लेता है वो है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम इन्वॉल्व होता है, इसका पता एक वैज्ञानिक और उनकी टीम कोवर्कर्स, एटॉल मतलब कोवर्कर्स, तो परऑक्सीसोम का पता टॉलबर्ट एटॉल ने 1968 में लगाया था। परऑक्सीसोम इन्वॉल्व होता है क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होता है और ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी एंजाइम्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, दूसरा है ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज और तीसरा है कैटालेज। तो ये 3 एंजाइम इम्पॉर्टेंट हैं जो ग्लाइकोलेट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं और ये तीनों परऑक्सीसोम नामक कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो इससे टॉलबर्ट ने ये साबित किया कि फोटो रेस्पिरेशन में परऑक्सीसोम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तीसरा जो ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं?
पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इससे पौधे की कोशिकाओं को एनर्जी प्रोड्यूसर है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब टॉलबर्ट ने 1971 में अपने रिसर्च के दौरान ये देखा, नोटिस किया, उन्होंने नोट किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है प्रक्रिया के दौरान, वो माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो गया, ये मतलब पक्का हो गया कि फोटो रेस्पिरेशन में तीसरा कोशिकांग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेता है। तो ये 3 ऑर्गेनेल होना आवश्यक है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो इसी को कहते हैं इंटर ऑर्गेनेल रिलेशनशिप। अब हम आते हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपको बेस बना देती हूँ, फिर अगली क्लास में मैं आपको प्रक्रिया से वाकिफ कराऊंगी। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटो रेस्पिरेशन को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर या तापमान। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर नोट किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। इसके बीच में फोटो रेस्पिरेशन आराम से होता है ग्रीन सेल्स में। और टेम्परेचर जो है वो शो करता है रैपिड एनहेंसमेंट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब रैपिड एनहेंसमेंट किसका? फोटो रेस्पिरेशन का। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है फोटो रेस्पिरेशन भी बढ़ता है। तो ऐसा नोट किया गया टेम्परेचर को लेकर जो रिसर्च की गई। दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ाते जाएं या अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मौजूद हो तो फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। फोटो रेस्पिरेशन जब चालू होता है तो उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की गति धीमी हो जाती है। ये हमेशा याद रखने वाला पॉइंट है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, फोटो रेस्पिरेशन तेज गति से होगा, लेकिन साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की दर घट जाती है। तो ये है ऑक्सीजन का रोल वायवीय श्वसन, इसमें प्रकाशीय श्वसन में। अब हम आते हैं तीसरा जो फैक्टर है वो है लीफ एज। लीफ एज को लेकर जब रिसर्च की गई तो ये पाया कि फोटो रेस्पिरेशन की दर लीफ एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब जितनी मैच्योर पत्ती होगी उतना तेज गति से उसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं प्रकाश श्वसन को। अब हम आते हैं, ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस जो है वो है इट इज़ सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव प्रोसेस। ये पौधे के लिए मददगार प्रक्रिया है। ये प्रोटेक्शन का काम करती है, रक्षात्मक प्रक्रिया को अंजाम देती है। कैसे पौधे की रक्षा करती है? ये ऑक्सीजन की इंजुरी को कम करती है ना। फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन भी इंजुरी करता है, हम सोच नहीं पाते, लेकिन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होना सही नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो मेम्ब्रेन कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीजन यूज्ड हो जाती है और पौधा जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, सपोर्टिव इसको प्रोसेस कहा गया है। दूसरा है सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है पौधों का? ज़्यादातर पौधे होते हैं C3 एंड C4, जो हमने पहले पढ़ा है C3 C4 प्लांट। C3 प्लांट्स का एक और नाम है, इनको टेम्परेट प्लांट्स भी कहते हैं, और C4 प्लांट्स को ट्रॉपिकल प्लांट्स कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस
और एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को आधार बनाकर साइंटिस्ट ने प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को कहा C3 या टेम्परेट प्लांट, दूसरे को कहा C4 या ट्रॉपिकल प्लांट्स। अब C3 जितने भी प्लांट्स हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो ये प्रक्रिया नोटिस की गई। जबकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित। ठीक है। अब C3 प्लांट में कौन सा साइकिल चलता है हम पढ़ चुके हैं, अभी फोटोसिंथेसिस कल कंप्लीट किया। इसमें चलता है केल्विन साइकिल या उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। जबकि C4 प्लांट्स में केल्विन और हैड्सलेक दोनों चलते हैं और इसको बोलते हैं C4 प्लांट्स। तो ये इन्होंने फोटो रेस्पिरेशन के आधार पर प्लांट्स का डिवीज़न किया है वैज्ञानिकों ने। तीसरा जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन होता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो ये इसका निगेटिव इफेक्ट है फोटो रेस्पिरेशन का। तो फोटोसिंथेसिस की दर कम होगी तो पौधे का भोजन बनाने की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर पौधे की ग्रोथ अफेक्ट होगी। तो सीधे सीधे नुकसान भी है। तो हर पहलू के दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर दो तो पॉजिटिव हमको सिग्निफिकेंस में दिख रहे हैं पॉइंट्स, और एक जो है वो नुकसान है कि इसके होने से, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए कंपटीशन चालू हो जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस में भाग लें या फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ हों। तो इस कारण प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चाहिए केमिकल्स, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो नेचुरली फिर रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका नुकसान नोट किया गया। अब ये फर्स्ट जब इसका आइडिया लगा था तो किस में रिपोर्ट किया गया था, तो यहाँ पर कुछ नाम मेंशन किए गए हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें इनको नोटिस किया गया। तो सबसे पहले फेजियोलस की ग्रीन सेल्स। फेजियोलस एक प्लांट है, और फिर उसके बाद जो दूसरे पौधे हैं उनके भी दो चार एग्जाम्पल यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। गॉसिपियम, कैप्सिकम, ग्लाइसिन और क्लोरेला। क्लोरेला जो है ऊपर के तो हैं हायर प्लांट्स, है ना। कैप्सिकम मिर्च है, फिर गॉसिपियम कपास है, तो ये ग्लाइसिन सोयाबीन है। तो इनमें इनकी हरी कोशिकाओं में इनको सबसे पहले देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था फोटो रेस्पिरेशन को। जबकि क्लोरेला एक एल्गी है। तो एल्गी है तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्पेस जो फ्लाइट्स जाती हैं उसके लिए ये क्लोरेला को ले जाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का, और भोजन के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लोरेला स्पेस फ्लाइट में वैज्ञानिकों द्वारा ले जाया जाता है और उसमें भी फोटो रेस्पिरेशन को देखा गया। तो ये हो गया आपका आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। फोटो रेस्पिरेशन से हमने परिचय किया कि ये नया चैप्टर क्या है। कल हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया और डिफरेंस नॉर्मल और फोटो रेस्पिरेशन में। आशा है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए और अच्छे से तैयारी करो। फोटो रेस्पिरेशन पर फुल क्वेश्चन आता है।